एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूटेट 1 2025 एग्जाम वाला जो सीडीपी सेक्शन था आपका, उसके सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेट अवे अपने यूटेट 1 के सीडीपी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 15 तक हम पहले ही कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को चेक कर लेना। तो चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील्स, निदानात्मक परीक्षण से पता लगता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जैसे टीचर ने कोई टॉपिक कराया, ठीक है, उन्होंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, इसके बाद टीचर जो है यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को यहाँ पर क्या चीज में डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, अगर हम वीक पॉइंट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से चीजों को अभी भी और ज्यादा क्लियर करने की नीड है, तो वो टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में जो बच्चों की वीकनेसेस पता चलेंगी वो होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाएगा। इसके बाद क्या दी जाती है आपको? रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, जो टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आया, कुछ स्पेसिफिक बच्चों को किसी स्पेसिफिक चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे रिलेटेड बच्चों को दूसरे तरीके से समझाया जाता है, टीचिंग मेथड को चेंज किया जाता है, या फिर किसी और तरीके से उनको बताया जाएगा, अलग से ग्रुप करके उनको बताया जाएगा। तो ये आपका क्या है? रेमेडियल टीचिंग होती है। डिपेंड करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में किस तरीके का रिजल्ट हमें मिला। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रिवील करता है? नेचर ऑफ लर्निंग, डिफिकल्टीज, रेमेडी, ट्रीटमेंट। तो ये आपका रिवील करता है डिफिकल्टीज। पहले तो आपको डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करनी है ना, उसी के लिए डायग्नोस कर रहे हो। इसको ऐसे ही देख लो, अगर बीमारी के लिए क्या दवा देनी है उसके लिए पहले बीमारी को डायग्नोस तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए तो टेस्ट कराए जाते हैं। पहले टेस्ट पे पता चलेगा कि भाई बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन है, उसी से रिलेटेड आपको मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है? डिफिकल्टीज को यहाँ पर एनालाइज करता है। फिर देखिए, हाउ विल यू इराडिकेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों में चोरी करने की आदत है, उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे? गिविंग रिवॉर्ड्स टू देम थ्रू एग्जाम्पल, स्कोल्डिंग, पनिशमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। भाई रिवॉर्ड तो दोगे नहीं चोरी करने के लिए, ठीक है। स्कोल्डिंग, डांटना या पनिशमेंट देना, ये नेगेटिव हो गए। इस चीज को एंकरेज नहीं किया जाता आज के टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चलता है उसमें। तो थ्रू एग्जाम्पल, आप उदाहरण दे के बच्चों को समझाएंगे और बच्चों के अंदर से चोरी की आदत को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय ओल्ड बिहेवियर, ड्राइंग, म्यूजिक, न्यू रिजल्ट। क्रिएटिविटी या रचनात्मकता हम किसको कहते हैं? किसी नोवल चीज को, किसी नई चीज को, ऐसी चीज जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी और कुछ नया ही सोच के निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर पुराने व्यवहार की तो बात होगी नहीं। ठीक है, चित्रकला या संगीत, हम कहते हैं जरूर है कितना क्रिएटिव इंसान है अगर कुछ बहुत ही अच्छा ड्रॉ करके दिखा दे, लेकिन असली क्रिएटिविटी क्या है? जब आप कोई नया परिणाम निकाल के ला रहे, कोई नई चीज। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है क्रिएटिविटी के मीनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग में इनमें से कौन सी चीज हेल्प करती है? तो सबसे पहले अटेंशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर है आपका कॉन्फ्लिक्ट, एंग्जाइटी, फटीग। अब ये सारी ही चीजें आप देखिए, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा एक ही जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद, अगर मन में ही समझ में नहीं आ रहा है ये पढ़ूं वो पढ़ूं, ऐसा करूं वैसा करूं, आप कंफ्यूजन की स्थिति है, आप ही अगर कंफ्यूज होते हो तो समझ में नहीं आता क्या लर्न करना है क्या छोड़ना है, तो लर्निंग में हेल्प थोड़ी करेगा ये। एंग्जाइटी, एक अजीब सी आपके अंदर चिंता है, ठीक है, अजीब सी चिंता है तो ऑब्वियसली भी आपका दिमाग शांत होगा नहीं, तो याद कर नहीं पाएगा। फटीग, थका हुआ होना, ये भी आपकी लर्निंग में हेल्प नहीं करता। लर्निंग में क्या हेल्प करता है? जब आप अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करोगे, तब जो है आप अच्छे से लर्निंग कर सकते हो। तो लर्निंग को कौन हेल्प करेगा? अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चिल्ड्रंस लर्निंग इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मॉरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम ही क्या है आपका? सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें इन्होंने सोसाइटी का, समाज का और संस्कृति का, दोनों का बहुत ज्यादा प्रभाव बताया है बच्चे के सीखने पर। ठीक है, जीन पियाजे इसी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा खुद से सारी चीजें सीख रहा है, समाज का कोई रोल उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, भाषा। जब बच्चा भाषा, मतलब जब वो बोलना सीख लेता है, समझना सीख लेता है, उसके बाद तो बहुत सारी नॉलेज जो है वो आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो ना अपने आसपास के लोगों के साथ। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उनकी, जिसमें उन्होंने समाज को और कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पर अगर वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें कि चिल्ड्रन की लर्निंग पर क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रभाव डालता है, तो वो है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, इवैल्यूएशन, इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो प्री एक्टिव फेज होता है टीचिंग का, ठीक है, फेजेस क्या होते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग कितने होते हैं, तीन आपके फेजेस होते हैं टीचिंग के, शिक्षण के तीन यहाँ पर आपको चरण देखने को मिलेंगे। पहला है प्री एक्टिव, ठीक है, दूसरा है आपका इंटरैक्टिव और तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव, ठीक है। प्री एक्टिव फेज कौन सा फेज होता है, ये आपका प्लानिंग फेज होता है, इसको आप क्या कहते हो, योजना चरण, प्लानिंग फेज होता है। यहाँ पर आप सारी चीजों की प्लानिंग करोगे, अभी क्लास में गए नहीं हो, क्लास में जाने से पहले आप क्या करोगे, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कितनी है वो सब आपको पता है, तो उसके अनुसार आपने क्या किया, आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसके कंटेंट पॉइंट्स, सारी चीजें आपने पहले से ही, क्या किस टीचिंग मेथड से पढ़ाओगे, क्या कंटेंट पढ़ाओगे, क्या टीचिंग पॉइंट्स लोगे, क्या टीचिंग एड्स यूज करोगे, किस तरह की एक्टिविटी कराओगे, इवन के इवैल्यूएशन कैसे करोगे, बच्चों के से किस तरह का टेस्ट लोगे, ये सारी चीजें आप एडवांस में प्लान करके रख लेते हैं। दिस इज योर प्लानिंग फेज, जो हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं, ठीक है। देन इंटरैक्टिव फेज, यहाँ पर आपकी रियल टीचिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है, यहाँ क्लासरूम में टीचिंग हो रही है, क्लासरूम में टीचिंग हो रही है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगी। और पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, अब टीचिंग खत्म होने के बाद ये आपका इवैल्यूएशन फेज, मूल्यांकन चरण, ठीक है, ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग फेज कहते हैं और पोस्ट एक्टिव फेज को इवैल्यूएशन फेज कहते हैं, यानी मूल्यांकन चरण कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अब आपने यहाँ पर टीचिंग कर ली, अब आप ये चेक करोगे कि बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए आप जो टेस्ट ले रहे हैं उससे आपको पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा। ये टीचर के लिए भी इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सोची थी, जो प्लान की थी, जैसी उन्होंने एग्जीक्यूट की क्लासरूम में, वो किस हद तक सफल रही, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कैसे वो नेक्स्ट क्लास में उसको दूर कर सकते हैं। किसने दिए थे आपके फेजेस ऑफ टीचिंग, फिलिप्स जैक्सन, किसने दिए थे, फिलिप्स जैक्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे, और इसमें पूछा क्या गया है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इज, ठीक है, तो भाषाई अभिव्यक्ति, बालक जब सबसे पहले बार अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करता है, तो प्रारंभिक रूप उसका क्या होता है, क्राइंग, कूइंग, रिस्पॉन्स टू साउंड, प्रोड्यूसिंग वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड की तो बहुत दूर तक बात होगी, फिर यहाँ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, रिस्पॉन्स की बात नहीं आ रही, यहाँ एक्सप्रेशन की बात आ रही है। तो क्राइंग और कूइंग में से क्राइंग होता है, सबसे पहले बच्चा क्राइंग के द्वारा जो है एक्सप्रेस करना अपने आप को शुरू करता है, फिर कूइंग करता है, ठीक है ना, ऐसे करके अपनी आवाजें निकालता है, ठीक है, और फिर आती है बैबलिंग, बा दा 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 ऐसे करके बोलता है ना, वो बैबलिंग होती है। तो पहले क्राइंग, फिर कूइंग, फिर बैबलिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 23, शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। सीधे सीधे आपसे टीचिंग मेथड, उसका प्रोपोनेंट पूछ लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड है, उसको किसने दिया है, बीओ स्मिथ, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, ए.एफ. ऑसबर्न, एच.सी. मॉरिसन। तो ये दी है किलपैट्रिक ने। ऑसबर्न ने कौन सी दी है, ऑसबर्न ने दी है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो जो प्लेवे मेथड है वो किनके लिए उपयोगी है, बाल अवस्था के लिए, पूर्व शैशवावस्था के लिए, युवा अवस्था के लिए, परिपक्व अवस्था के लिए। भाई परिपक्व अवस्था में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, युवा अवस्था में भी नहीं, पूर्व शैशवावस्था में तो बच्चा क्या ही सीखेगा, अर्ली इन्फेंसी में, बाल्य अवस्था में, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य है, CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है आपका। तो यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है तो इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कक्षोन्नयन, प्रमाण पत्र प्रदान करना, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश करना, छात्रों की संप्राप्ति में सुधार। तो देखिए आप जो इंटरनल टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, बार बार बीच बीच में बच्चों को असेस करते रहते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाने के बाद, इससे क्लास अपग्रेड तो होगी नहीं, आप दूसरी क्लास में थोड़ी भेज देंगे, ना ही सर्टिफिकेट अवार्ड करेंगे उन्हें, ना ही हायर लेवल कोर्स में उनको एनरोल करेंगे। सीधे सीधे क्या करेंगे, आप इंप्रूवमेंट चेक करते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप जैसे जैसे उनको पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन,
इंडिविजुअल डिफरेंस, कल्चर, फैमिली, सोशबिलिटी। ठीक है, तो लर्निंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पर लर्निंग एबिलिटी किसी भी स्टूडेंट की डिपेंड करेगी इंडिविजुअल डिफरेंस पर, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपने सीखने की अलग अलग क्षमता होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, उनकी अपनी एबिलिटीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रनर, एट विच स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस थ्रू लैंग्वेज? इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, नन ऑफ द। ठीक है, तो अब ये जो इनएक्टिव स्टेज जिसे हम सक्रिय अवस्था, आइकॉनिक स्टेज दृश्य प्रतिमा, और सिंबॉलिक स्टेज कह रहे हैं सांकेतिक अवस्था। इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो आपकी ये जो ब्रनर ने दी थी, ठीक है, ब्रनर की थ्योरी थी, तो ब्रनर ने बताया था कि किस तरीके से लर्निंग प्रोसीड करती है। तो लर्निंग सबसे पहले कैसे होती है? छोटे बच्चों में, मोस्टली आप कह लीजिए 0 to 18 मंथ्स कह लीजिए। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, एक्टिव ये एक्शन से लगाओ। ठीक है, एक्शन वर्ड से इसको याद कर लो। इनएक्टिव, यहाँ पर बच्चा किससे सीखेगा? डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग होगी। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी एक्टिविटी को करके, उस काम को करके सीखेगा। तो ये छोटे बच्चों में होता है, वो काम आपको करवाना पड़ेगा तब बच्चा सीखेगा। दूसरा आता है आपका, फिर जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं 18 मंथ से आप कह लीजिए 7 ईयर्स तक, तो ये आ जाती है आपकी आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, आइकॉनिक स्टेज कहाँ से कहाँ तक आएगी? 18 मंथ से 7 ईयर्स। ठीक है, 7 या 6 ईयर्स लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है? आप बच्चे को पिक्चर दिखा सकते हैं, उसका जरूरी नहीं है वो एक्शन आपको करके दिखाना है। आप जो इमेजेस हैं, जो उसके प्रतीक हैं, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? आप फोटोग्राफ से, इमेजेस के द्वारा आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक पेट जो है बच्चे को दिखाना ही पड़े, डॉग क्या होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? उसका फोटो भी दिखाओगे तब भी बच्चे को समझ में आता है, उससे भी बच्चा सीख जाएगा। और आपकी लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जो 7 ईयर्स एंड अबव रहेगी। मतलब लर्निंग अब कैसी हो सकती है? अब सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, वर्ड्स, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को पढ़ के ही चीजों को समझ लेना। ठीक है, जो अलजेब्रा में एक्स होते हैं, वाई होते हैं, इनके बारे में सोच पाना, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें सिंबॉलिक हुए। ठीक है, सिंबॉलिक मतलब किसी चीज के लिए स्टैंड कर रहा है ना कोई वर्ड, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। तो वो चीजें जो हैं 7 ईयर्स के बाद आती है। 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो सिंबॉलिक तरीके से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे होंगे वो इनएक्टिव सीखेंगे, यानी कि हर काम को पहले करके देखेंगे, करके ही सीख पाएंगे। फिर आइकॉनिक स्टेज आती है जहाँ 18 मंथ से अबव 7 ईयर्स तक के बच्चे जो है वो आपका यहाँ पर किससे सीखेंगे? फोटोज से सीख सकते हैं, इमेजेस से सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ डायग्राम मॉडल्स भी आ सकते हैं। और यहाँ जब हम देखेंगे 7 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी जो है वो कर सकता है। इसीलिए सिंबॉलिक जो आपके वर्ड्स हैं, टेक्स्ट हैं, ठीक है, कोड्स हैं, इनको भी वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर पूछा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रनर एट विच स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस थ्रू लैंग्वेज, भाषा, शब्द, ये सब किस में होगा? सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। According to Piaget, the tendency to imitate is related to which stage of cognitive development? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? उनके अंदर नकल उतारने की प्रवृत्ति होती है। आपका सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण के गुण हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। तो एक अच्छे परीक्षण के ये सभी क्वालिटीज होती हैं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब चेक करते वक्त टीचर की बायसनेस जो है वो ना आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही इसीलिए एग्जाम्स वगैरह में रखे जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं मोस्टली आपके लिए इसी टाइप का रखा जाता है ताकि उनमें ऑब्जेक्टिविटी हो। वैलिडिटी यानी वैधता, जिस चीज को चेक करने के लिए वो टेस्ट डिजाइन किया गया है वो उसी चीज को चेक करता हो, किसी और चीज को नहीं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब जो टेस्ट है वो रिलायबल तब कहलाएगा जब मुझे एक ही तरह के रिजल्ट्स बार बार मिलेंगे। अगर मुझे हर बार अलग तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे तो उसे हम रिलायबल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वो उसकी विश्वसनीयता हुई। तो ये सारी ही क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल चाइल्ड? तो स्पेशल चाइल्ड आप किसे कहोगे? गिफ्टेड चिल्ड्रन को, सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
तो बिल्कुल कई लोग सोचते हैं कि स्पेशल चाइल्ड में सिर्फ हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं, नहीं, जो गिफ्टेड बच्चा है वो भी उसी में आएगा, क्रिएटिव बच्चा है वो भी स्पेशल चाइल्ड होगा, ठीक है। यानी नॉर्मल से आप चाहे खराब है चाहे बहुत अच्छे हैं, दोनों ही कैटेगरीज को आप स्पेशल चाइल्ड में रखते हो, स्पेशल या एक्सेप्शनल भी कहा जाता है। तो गिफ्टेड भी होंगे, सोशली डिसएडवांटेज भी होंगे, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने जो यूटेट 1 आपका 2025 वाला पेपर था उसका सीडीपी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अब हमारे साइंस ईवीएस वगैरह के जो सेक्शंस हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये यूटेट एग्जाम आपका सितंबर में हो जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी के लिए अपने अच्छे से बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह सब जो है यहाँ पर इकट्ठे करके उसकी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर लगाइए, एमसीक्यू ज़रूर करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूटेट 2 का कोर्स चल रहा है, साइंस मैथ्स वाला भी है, सोशल स्टडीज़ वाला भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारा यूटेट 1 का कोर्स भी मिल जाएगा जो कि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन कोर्सेज में एनरोल होने के लिए हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।